प्रेमचंद एक स्मरण। हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित उत्कृष्ट संस्मरणात्मक पाठ है। लेखिका महादेवी वर्मा ने इस संस्मरणात्मक पाठ में हिंदी गद्य साहित्य का महान व्यक्तित्व, महान कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व का या प्रेमचंद के साथ बिताए हुए कुछ क्षणों की याद कर यह स्मरण लिखा है। मित्रों, महादेवी वर्मा ने यह जो संस्मरणात्मक पाठ लिखा है प्रेमचंद जी को लेकर, इस संस्मरणात्मक पाठ का दूसरा हिस्सा, दूसरा भाग हम देख रहे हैं। इसके पूर्व हम पहला भाग देख चुके हैं और अब हमें दूसरा भाग देखना है। मित्रों, जिस समय प्रेमचंद की बात आ जाती है, मुंशी प्रेमचंद का जीवन, मुंशी प्रेमचंद जी का स्वयं का निजी व्यक्तित्व, प्रेमचंद जी का कृतित्व, इस पर जब बात आती है तो मेरे विचार में या मेरे स्वयं के जो विचार है प्रेमचंद जी के बारे में, कि मैं यही कहूंगा कि प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य में, वह उपन्यास हो, कहानी हो, निबंध हो, समाज का इतना बारीक चित्रण करने वाला लेखक, कहानीकार, उपन्यासकार मैंने आज तक नहीं पढ़ा। समाज का इतना बारीक निरीक्षण, छोटी छोटी बातों को लेकर उन्होंने कहानियां लिखी। लेखिका महादेवी वर्मा के जीवन पर प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व का, उनके विचारों का गहरा प्रभाव हमें दिखाई देता है इस संस्मरणात्मक पाठ के माध्यम से। और लेखिका महादेवी वर्मा इस पाठ में प्रेमचंद जी के वैयक्तिक जीवन के बारे में लिखती है। महादेवी वर्मा लिखती है कि प्रेमचंद जी का जीवन अभाव, अभाव शब्द का प्रयोग किया है। प्रेमचंद जी का जीवन अभाव, अभाव शब्द का अर्थ होता है कमी। हर एक बात की, हर एक चीज की प्रेमचंद जी के जीवन में कमी थी। अर्थ संकट के साथ साथ स्नेह रहित कठिन परिवेश में उनका जीवन आरंभ हुआ था।
मित्रों, सच बता देता हूं कि मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन या जीवन की जो शुरुआत है ना, वह ही कठिन परिस्थिति में शुरुआत हुई। आप जानते होंगे प्रेमचंद जी का वैयक्तिक जीवन, उनका पारिवारिक जीवन। प्रेमचंद जी की मां बचपन में मर गई। पिताजी डाक खाने में नौकरी करते थे। पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया और प्रेमचंद जी के घर में सौतेली मां आ गई। सौतेली मां का व्यवहार प्रेमचंद जी के साथ, और कुछ सालों में पिताजी का देहांत हो गया। घर गृहस्थी का सारा बोझ सौतेली मां, सौतेला भाई, प्रेमचंद जी का भी विवाह हुआ था। घर घर गृहस्थी का सारा बोझ प्रेमचंद जी के सिर पर आ गया था, और आमदनी आमदनी यानी इनकम कुछ भी नहीं थी। प्रेमचंद जी को अपनी पढ़ाई जारी रखनी थी, पढ़ना था आगे, परंतु कैसे पढ़े? कोई सपोर्ट करने वाला, कोई रिश्तेदार नहीं था प्रेमचंद जी के जीवन में। अभाव अभाव की जिंदगी थी, हर एक बात की कमी। अर्थ संकट तो हमेशा, हर अर्थ यानी पैसा, उसी के साथ साथ स्नेह रहित जीवन। अरे स्नेह ने प्रेम, प्रेम देने वाला कोई नहीं था। मां मर गई, पिताजी मर गए। परंतु एक बात है, कठिन परिस्थिति मनुष्य को बहुत कुछ सिखाती है। एक एक ठोकर लगती है ना, तो मनुष्य उससे सीखता है जीवन कैसे जीना है। एक तरह से मनुष्य का जीवन बन जाता है ठोकरे लगने के बाद। आराम की ऐश आराम की जिंदगी जीने में कोई मजा नहीं है मित्रों। संघर्ष की जिंदगी जीने में जितना मजा आता है ना, उतना मजा ऐश आराम की जिंदगी जीने में नहीं आता है। परंतु इन प्रतिकूल परिस्थितियों ने उनके यानी प्रेमचंद की संवेदना को अधिक व्यापक बना दिया। प्रेमचंद संवेदनशील व्यक्ति थे। मानव प्रेमी को असीम गहराई थी। प्रेमचंद जी की हर कहानी में देखा जाए ना कोई समस्या चित्रित हुई है, मानव जीवन की समस्या। किसी अकेले व्यक्ति की समस्या नहीं है उनकी कहानियों में चित्रित। किसी तमाम समाज की समस्याओं को चित्रित किया गया, तमाम लोगों की समस्या चित्रित की गई। अरे प्रेमचंद जी चाहते ना, प्रेमचंद जी शिक्षण विभाग में नौकरी करते थे। शिक्षा विभाग में यानी शिक्षण विभाग में डिप्टी कलेक्टर थे प्रेमचंद जी। और अगर प्रेमचंद जी ऐश आराम की जिंदगी जीना चाहते ना, तो वे आराम की जिंदगी जी लेते, परंतु नहीं। एक अलग विचारों का आदमी था प्रेमचंद। प्रेमचंद जी चाहते ना तो शिक्षण विभाग में नौकरी में बैठे बैठे ही नए पुराने हो जाते, नैसर्गिक समय पर रिटायर हो जाते, पेंशन लेते, आराम की जिंदगी जी लेते। परंतु नहीं, उनकी जन्म कुंडली में वैसा नहीं था।
प्रेमचंद जी का बचपन का नाम मैंने आप लोगों को बता दिया, धनपत राय। प्रेमचंद जी सचमुच धनपत राय बन सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी जिंदगी के साथ समझौता कभी नहीं किया। समझौता नहीं, एडजस्टमेंट नहीं की उन्होंने। एक अलग विचार, अपनी मस्ती में जीने वाला आदमी प्रेमचंद। प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियां लिखी, 11 उपन्यास लिखे, एक नाटक लिखा, निबंध लिखे। अमर कथा साहित्य के साथ साथ प्रेमचंद जी ने युग जीवन के सभी पक्षों को स्पर्श किया। यानी उस समय, यानी प्रेमचंद जी के समय समाज में और अपने देश में जो भी कुछ चल रहा था, वह पारतंत्र का युग था, ब्रिटिशों का कालावधि था। ब्रिटिश हमारे हिंदुस्तान पर राज्य कर रहे थे मित्रों। और युग चेतना को प्रबुद्ध करने के लिए प्रेमचंद जी ने जागरण नाम का पत्र निकाला था। जागरण नाम का पत्र प्रेमचंद जी ने निकाला। भारतीय भाषाओं के साहित्य को एक दूसरे से परिचित कराने के लिए हंस नाम की पत्रिका भी निकाली थी, प्रेमचंद जी ने प्रकाशित की थी। महात्मा गांधी जी के असहकार आंदोलन में भी हिस्सा लिया था उन्होंने। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया, कूद पड़े। यानी प्रेमचंद जी ने प्रगतिशील आंदोलन आरंभ किया। यानी उनके निबंध, उनका व्याख्यान, उनका साहित्य, भाषा, साहित्यकार का दायित्व। अरे राजनीति जैसे विषयों की ओर पाठक और श्रोता का ध्यान ही नहीं आकर्षित किया, समाधान भी किया उन्होंने। राजनीति में भी हिस्सा लिया था प्रेमचंद जी ने। मुंशी प्रेमचंद जी दो व्यक्ति के व्यक्तित्व और विचारों से प्रभावित थे। वे दो व्यक्ति कौन थे? मेरी बात ध्यान से सुनो। मुंशी प्रेमचंद जी उस समय दो व्यक्ति के व्यक्तित्व और विचारों से प्रभावित थे। एक पहला व्यक्ति था अपने देश का महात्मा गांधी। प्रेमचंद जी महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और उनके विचारों से प्रभावित थे। और दूसरा व्यक्ति था कार्ल मार्क्स। ये दो महान थोर व्यक्तित्व के विचारों का प्रभाव, उनके चिंतन का प्रभाव प्रेमचंद जी पर था। एक बार मित्रों, महादेवी वर्मा ने प्रेमचंद जी से पूछा था, क्या पूछा था महादेवी वर्मा ने प्रेमचंद जी से? प्रेमचंद जी सर्वप्रथम उर्दू में कहानियां लिखा करते थे, उर्दू भाषा में कहानियां लिखा करते थे। फिर उसके बाद वे हिंदी में कहानियां लिखने लगे। प्रेमचंद जी उर्दू में कहानियां लिखा करते थे, फिर हिंदी में या हिंदी भाषा में कहानियां लिखने का क्या कारण? महादेवी वर्मा ने प्रेमचंद जी से पूछा कि आप प्रारंभ में उर्दू भाषा में कहानियां लिखते थे, कहानियां लिखना शुरू किया था, एक उपन्यास भी लिखा था, फिर हिंदी में कैसे आए? हिंदी भाषा में कहानियां क्यों लिखने लगे? प्रेमचंद जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था। हमारी हिंदी भाषा जो है ना, उसका गौरव, उसकी महिमा अपरंपार है। प्रेमचंद जी ने अत्यंत सहज उत्तर दिया कि हिंदी ही स्वतंत्र भारत की भाषा हो सकती है। मित्रों ध्यान में रखो, प्रेमचंद जी का वाक्य हिंदी भाषा के बारे में क्या था।
हिंदी की महिमा के बारे में प्रेमचंद जी का वाक्य था कि हिंदी ही स्वतंत्र भारत की भाषा हो सकती है, और मैं उसी में अपनी बात कहना चाहता हूं। प्रेमचंद जी हिंदी में एक नवीन प्रवाह लाए थे, भारत की व्यापक धरती पर प्रवाहित हुआ। और महादेवी वर्मा अंत में लिखती है अपने संस्मरण में कि आज भी प्रयाग विद्यापीठ में वही नीम का पेड़ आज भी खड़ा है। उस नीम के पेड़ के नीचे आज भी वही बेंच है, वैसी है जिस बेंच पर उस नीम के पेड़ के नीचे महादेवी वर्मा के बंगले के बाहर प्रेमचंद जी कड़ी धूप में बैठे थे और उनके सामने महादेवी वर्मा के घर के नौकर चाकर बैठे हुए थे। आज भी वही नीम का पेड़ है, वही बेंच है, और आज भी महादेवी वर्मा अपने बंगले के फाटक से जब बाहर आती है तो कुछ क्षण उसकी सघन छाया में रुक जाती है। और आज भी जब महादेवी वर्मा किसी मल्लाह के घर के द्वार पर खड़ी होती है या पर्वतीय आंचल के किसी गांव की अंधेरी झोपड़ी में प्रवेश करना चाहती है, या महादेवी वर्मा को किसी अंधेरी झोपड़ी में, गरीब की झोपड़ी में प्रवेश करना होता है, तब प्रेमचंद जी के मुख की धुंधली रेखाएं महादेवी के मन में स्पष्ट होने लगती है। यानी प्रेमचंद जी के साहित्य का मूल स्वर जो था ना, वह मूल स्वर था डरो मत। प्रेमचंद जी अपने साहित्य में जो भी कुछ लिखते थे वो रोक ठोक लिखते थे, किसी से डरते नहीं थे। और उनके विचार थे कि जो साहित्यकार अपने युग को अभय नहीं देता, वह किसी भी अन्याय की शक्ति नहीं देता, वह युग जीवन का संगी नहीं हो सकता। प्रेमचंद जी का साहित्य कालजयी नहीं, वह स्वयं भी अपने जीवन से कालजयी है। यानी आने वाली अनेक पीढ़ियां उनकी कई क्षतियां मनाएगी। महादेवी वर्मा की क्षति ने उन्हें पाया था, महादेवी वर्मा के युग ने प्रेमचंद जी को प्रणाम पहली क्षति में ही किया। यानी आज हमारे बीच महादेवी भी नहीं है, प्रेमचंद जी भी नहीं है, परंतु उनकी लेखनी आज भी अमर है, उनका साहित्य आज भी अमर है, उनके साहित्य ने उनको अमर बना दिया है। यानी प्रेमचंद जैसा रत्न हिंदी साहित्य में आज तक नहीं हुआ। महान साहित्यकार को, महान उपन्यासकार को हमारा सभी का प्रणाम।